Structure is collection of different data type. ठीक है, दूसरी चीज इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी use the object to access the variable in the structure. Syntax of structure कैसे होता है, we use the struct keyword. Struct is the keywords which are used to create the structure. Struct keyword are used to create the structure. Struct keyword are used. Struct keyword used to create structure. ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के मतलब स्ट्रक्चर का एक सिंटैक्स बना के हम आपको समझाते हैं. सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना है स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्ट मैंने यूज करना है, तो क्या करेंगे, struct स्ट्रक्ट, यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर का नाम, मैंने लिख दिया मुझे एक प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट का, स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट में. अब डिफरेंट डेटा टाइप्स का मतलब क्या हो गया, सपोज इंटीजर आ गया आपका एनरोलमेंट नंबर, इंटीजर एनरोलमेंट. ठीक है, सेमीकोलन. उसके बाद आ गया नेम, तो नेम किस में आता है, कैर में आता है. कैर आता है तो मैंने लिख दिया एन ए नेम. ठीक है, उसके बाद आ गया मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, तो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किस में आता है, इंटीजर में, इंटीजर में लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट. ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया. इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर क्या लगता है, एक सेमीकोलन. इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सेमीकोलन. तो स्ट्रक्चर क्रिएट तभी होता है जैसे आप उसका, जब तक आप उसका सेमीकोलन लगा के उस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे तब तक. दूसरा, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं इसका ऑब्जेक्ट. तो हम ऑब्जेक्ट के बनाने के दो तरीके हैं. पहला struct स्ट्रक्ट, student स्टूडेंट, और इसका ऑब्जेक्ट है ओबी सेमीकोलन. अब इस ओबी के थ्रू हम इसके हर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट करते हैं. मैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, सपोज void main. ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है. मेन के अंदर मैंने नीचे लिखा, अब मुझे इनरोलमेंट को एंटर करना है, तो इनरोलमेंट को एंटर करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्कैनफ यूज के अंदर प्रिंटफ एंटर द एनरोलमेंट. ठीक है, अब इसको करने के लिए मुझे क्या लिखना है, स्कैनफ लगाना है, SCAN, स्कैनफ सब आप जानते हैं, स्कैनफ भी लगेगा, स्कैनफ %d कॉमा. अब कैसे लिखेंगे, मैंने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, ओबी, ओबी डॉट एनरोलमेंट. ठीक है, बाय दिस वे वी कैन एंटर द वैल्यू इन द स्ट्रक्चर. मुझे नेम एंटर करना है, ओके, printf एंटर द नेम. कैसे, %d
क्या है नेम, ob.name नेम, ठीक है। चलिए, दो तरीके, अब इनका नाम शो करना है तो शो करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे printf, अब ये तो एंटर हो गया, प्रिंट कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे printf printf, यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पे क्या आएगा c, ठीक है, printf %d कॉम %d कॉमा ob डॉट ENROLLMENT, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि और स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसके अंदर वैल्यू इनपुट करते हैं। इट इज ओनली द डिस्क्रिप्टिव, ये जो आपका है ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, कि यहाँ पर सपोज मैंने कहा ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी ये क्या है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या कर दिया मैंने, डिफाइन कर दिया, इट इज द स्ट्रक्चर सिंटेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ये हमने बॉडी बनाई, इट इज द, ये दैट इज द वे टू एंटर द वैल्यू इन द स्ट्रक्चर एंड दैट इज द वे टू प्रिंट द आउटपुट फ्रॉम इन द स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम एक वे और यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया एक सिंपल से ले लिया INT इंट, यहाँ पे लिखा मैंने इनरोलमेंट, ठीक है, इनरोलमेंट सेमी कॉलन, और ये स्ट्रक्चर मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट बगल में ऑब्जेक्ट OB बना के उसे सेमी कॉलन से क्लोज कर दूंगा। इट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, कि ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही वे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर है ना, ये एक वे है स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और ये भी एक वे है स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, तो दैट इज द वे कि हाउ कैन वी क्रिएट द स्ट्रक्चर। ठीक, चलो अब हम मूव करते हैं प्रोग्राम्स पे। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर बनाया पॉइंट, पॉइंट का मतलब सपोज जैसे ज्योमेट्री में की हम बात करें तो यहाँ पर दो पॉइंट है, इंटीजर x कॉमा वाई, तो इंटीजर x कॉमा वाई, इंट मेन, मेन हमने ले लिया, स्ट्रक्ट पॉइंट p1 0,1, स्ट्रक्ट पॉइंट p1, ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन हो गया। डायरेक्ट डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक वैल्यू p1 डॉट एक्स की 0 हो गई और एक बार y की वैल्यू क्या होगी 0। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट पॉइंट P1। अब यहाँ पर एक और चीज होगी, डायरेक्ट वैल्यू को देना है तो हम इक्वल लगा के उसको दे सकते हैं, और अगर हम ये नहीं चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करने के बाद हम इनपुट scanf और printf के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, scanf के थ्रू वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, p1 डॉट एक्स इक्वल टू 20, p1 डॉट एक्स का मतलब p1 इज ऑब्जेक्ट, वैल्यू इन x इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये सारी चीजें जनरेट होती हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पर x की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, हम रन करते हैं, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 1। ओके, मैं यहाँ पर इसको कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको रन कराया, मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब मैं इसको रन कराऊंगा, कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप है ना इनिशियलाइज करें, आप डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ गिवन भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर p1 था, ठीक है, p1 डॉट एक्स था, अब देखते हैं क्या होता है, क्या प्रोग्राम रन होगा, y की वैल्यू तो हमने दी नहीं है, अब क्या होगा, एक एरर,
इन फंक्शन int main p1 was not declared in the scope। p1 क्या है, स्कोप के अंदर डिक्लेरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू की पहली वैल्यू क्या है वो हमें डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उसको इनपुट करने, और इनपुट कभी भी ऐसे नहीं हो रहा है, यानी स्कैनफ लगाना पड़ेगा या डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। सॉरी, एक मिनट, अरे यार गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हाँ, जो एरर आ रही थी वो क्या आ रही थी वो मुझे बताना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहीं पे एरर आ रही थी, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। कंपाइल C12 से, ठीक है, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, रन, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 41। अब 41 कहाँ से आ गया है, 41 इज अ गार्बेज वैल्यू। ठीक, अच्छा पिछली बार एरर क्यों आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल P ले लिया था और यहाँ पर क्या था, स्मॉल, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था कैपिटल P1। तो अब देखिए क्या एरर आ रही थी, कंपाइल P1 was not declared in the scope। इसका मतलब क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉल p1 और मैंने डिक्लेयर क्या कर दिया, कैपिटल P1, इस वजह से वो यहाँ पे, अब मैं इसको कैपिटल P करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर से एरर आनी चाहिए, P1 was not declared in the scope, जहां जहां स्मॉल p1 है, अब देखिए यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, इसको कैपिटल P1 कर दिया, इसको कैपिटल P कर दिया। ठीक है, अब ये कैपिटल P डिफाइन हो गया, कोई एरर नहीं आई। फिर से रन कराया, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 41। अच्छा हम इसमें काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं 20। अब क्या आता है, x इक्वल टू 41, y इक्वल टू 20। तो x इज द गार्बेज वैल्यू, पहले y में आ रहा था 41, अब x में आ गया, जबकि हमने x की तो वैल्यू गिव दी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज द गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है मैं 2 दिन बाद इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो x की वैल्यू 41 की जगह कुछ और हो जाएगी। तो दीज आर द वे ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, %d दो बार लगाए तो p1.x एंड p1.y। इज दैट क्लियर। तो ये आपका स्ट्रक्चर का एक बेसिक प्रोग्राम था। किसी को यहाँ पर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए अभी, जस्ट नाउ। ओके, नाउ मैंने C11 यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम और लिया है, यहाँ पर 3 पॉइंट लिए, एक्स वाई जेड, स्ट्रक्चर का नाम है पॉइंट, और इसमें तीन आपके वेरिएबल है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और सेमी कॉलन से क्लोज। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक जॉब ऑब्जेक्ट बनाया P1 और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया P2, यानी हम एक ही स्ट्रक्चर के दो डिफरेंट टाइम्स पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंट वे टू एंटर द वैल्यूज। P1 डॉट वाई इक्वल टू 0, डॉट जेड इक्वल टू 1, डॉट एक्स इक्वल टू 2, डॉट एक्स इक्वल टू वे। इट इज द वे ऑफ डिक्लेरेशन, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ द डिक्लेरेशन। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना हमेशा, P1 डॉट एक्स, P1 डॉट वाई एंड P1 डॉट
जेड। आप हमेशा इसी चीज का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, P1 इक्वल टू डॉट वाई का मतलब क्या हो गया, P1 डॉट वाई इक्वल टू 0, P1 डॉट जेड इक्वल टू 1, P1 डॉट एक्स इक्वल टू 2, P2 डॉट एक्स इक्वल टू 20। दैट इज द ओनली द वे। इज दैट क्लियर? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को, ये मैं कंपाइल करा देता हूं। अब देखिए, सॉरी, अनइम्प्लीमेंटेड नॉन ट्राइवल डिजाइन इन इनिशियलाइज नॉट सपोर्टेड, यहां पर क्या कर रहा है, एग्जाम्पल ऑफ इनिशियलाइज यूजिंग डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन, ये कंपाइलर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब मैंने अब बात करी थी कल फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन, फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, कि फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या लिखा जाता है, ये सारी चीजें फंक्शंस में आती हैं। फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट प्रोग्राम, इट इज स्मॉल, इट इज द स्मॉल प्रोग्राम, इट इज स्मॉल प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन का यूज ऐसे होता है, हम कितने टाइप के फंक्शन जानते हैं या कैसे कहते हैं वो देखते हैं। जैसे गेट सी एच, गेट सी एच आर, पोर्ट्स, गेट्स, ऑल द टाइप ऑफ द फंक्शन। और आप इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हैं, दीज टू ब्रैकेट्स इंडिकेट द फंक्शंस। जहां पे ये दो ब्रैकेट्स होंगे वहां पर आपका क्या होगा, आपका फंक्शंस होगा। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ भी आपका फंक्शन है। क्यों? इसमें कॉमा के बाद या तो डबल कोट होता है या कॉमा होता है। तो जैसे ही कॉमा होता है तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, डबल कोट के इस तरफ और इस तरफ। तो ये भी आपका क्या होता है, स्कैनएफ। ठीक, स्कैनएफ में भी क्या होता है, स्कैनएफ में तो कॉमा के बाद सेपरेशन होता है कि दो पार्ट होते हैं, तो ये भी आपका फंक्शन की तरह काम करता है। तो ऑल द ब्रैकेट वेयर इज, व्हेन यू फाइंड द ब्रैकेट्स in any words near about the words, that's mean it most probability of the functions। अब फंक्शंस का यूज क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम्स में आप किसी एक फंक्शन का यूज मोर देन वन टाइम कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो काम हो रहा है वो उस काम को अगर आपको 50 टाइम्स यूज करना है तो कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, एक ही टाइम पे 50 बार यूज कर सकता है। लेकिन मैं उस 50 बार को टाइप किए गए नाम को अगर मैं 50 अलग प्लेसेस पे करना है तो इसका मतलब वी नीड टू टेक अ प्रोग्राम इन अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन बनाने का प्रोसेस सिंपल होता है, जिस नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं उस नाम का फंक्शन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड डॉट एच। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, फंक्शन बनाया मैंने void, ठीक है, शो, एक सिंपल सा शो नाम का एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। फंक्शन कैसे बता, जैसे प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, void शो जैसे मेन लिखते हैं तो मेन के अंदर बनाया मैंने, क्या लिख दिया, printf, printf I am learning C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
नाउ ये फंक्शन हो गया। अब मैंने क्या बनाया, मेन। मेन कैसे बना, ये मैंने इसके अंदर लिखा, और यहाँ पर एक मैंने यूज कर लिया प्रिंटर। आई एम लर्निंग द फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब मुझे इस शो को इसमें यूज करना है। ठीक है, इस शो को इसमें यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ सिंपल लिख दूंगा SHOW, शो। ठीक है, कॉमा। चलिए मैं रन देखता हूँ, क्या मैं सही रन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे दिखाना है आपको। कंपाइल C13। आई एम लर्निंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज एंड आई एम लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये दोनों ही प्रिंट हो रहा है। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बेटर करता हूँ, यहाँ /n। ठीक है ना, यहाँ /n। आई एम लर्निंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज, आई एम लर्निंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दो बार यूज कर, एक बार यूज किया, अब मैं क्या मोर देन वन यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। SHOW, शो। ठीक है, मैं इसको क्या करता, कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब देखते हैं क्या होता है। आई एम लर्निंग लैंग्वेज, आई एम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और मैंने फंक्शन एक बार लिखा तो मैंने एक बार लिखा था। ठीक है, तो ये इट्स मीन कि दैट इज द वे टू हाउ आप फंक्शन आर क्रिएट एंड हाउ कैन वी यूज दैट फंक्शन। अब यहाँ पर दो छोटी चीजें समझानी थी, मैं इसको ठीक है, मैं इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपके पेंट में लेके चलता हूँ। ठीक है, अच्छा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पर जो शो यूज किया है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। जब हम इसका यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, फंक्शन क्रिएशन ऑफ द फंक्शन, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, और इसी फंक्शन को बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है ना, ये फॉर्मल डिक्लेरेशन था। अभी मैंने आर्गुमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि फॉर्मल डिक्लेरेशन ये हो गया, और एक्चुअल क्या हो गया, ये हो गया। एक्चुअल क्यों हो गया, यहाँ पे मैं कमेंट में लगा के लिखता हूँ, एक्चुअल डिक्लेरेशन कॉलिंग। फॉर्मल डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन, ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन सिंपल होता है कि आप जो फंक्शन बनाते हैं सीधे उसका नाम लिख दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। ठीक, ये एक दो चीजें होती हैं कि फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सिंपल जो भी फंक्शन बनाना चाहते हैं उस फंक्शन का आप नाम दें, उसके अंदर उसका पूरा प्रोग्राम बनाएं और उसको दूसरी जगह पे रन करा दें। ठीक है, एक तो ये वे होता है। यहाँ पर आपको दो चीज समझ में आई। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम्स में चलते हैं। मैंने कहा कि मुझे वेरिएबल के साथ काम करना है, वेरिएबल के साथ काम करना है, तो ये यहाँ पर हो गया इंटीजर x, y। ठीक है, x = 20,
कॉमा y इक्वल टू 30 एंड z इक्वल टू सॉरी z, हाँ z ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया z इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ ले लिया, परसेंट z परसेंट टी z। ठीक है, अब एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कंपाइल, कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूट रन। 50 50 50, क्योंकि मैंने कितनी बार यूज किया था शो, 3 टाइम्स यूज किया था, मैं 2 टाइम यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो ये एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर आपका ये, तो ये एक हमने प्रोग्राम के थ्रू यूज कर लिया। अब अगर मैंने कहा यहाँ पे लिखूं, एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको प्रोग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। x इक्वल टू 40, नहीं यहाँ नहीं करता हूँ, ठीक है, चलो, हाँ मैंने यहाँ पर ऊपर इंटीजर x लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 40 सेमी कॉलन लिख। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंपाइल, एरर आ गई, x वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वेरिएबल को किसी दो ब्रैकेट के अंदर अगर आप यूज करते हैं तो वो डिक्लेरेशन जो होता है उसे हम लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर दैट इज द वे कि हम स्कोप के अंदर लिख रहे हैं, मैं यहां से इस x को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और यहां पे लिख देता हूं इंटीजर x। अब क्या होता है, x was not declared in the scope, x क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर सेमीकोलन लिख देता हूँ, क्लियर हो गया, कोई एरर आई नहीं आई, क्यों, क्योंकि अब मैंने x को इन दोनों बॉडीज के ऊपर लिख दिया है। जब हम किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, y और z इज द लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, while the x is global variable declaration। ठीक है, तो दो वेरिएबल समझ में आए कि किस तरीके से लोकल, अगर किसी ब्रैकेट्स के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर हम किसी आउट ऑफ द मेन और आउट ऑफ द फंक्शन के बाहर करते हैं, देखिए मेन के अंदर भी हमने डिक्लेयर नहीं किया है और इसके अंदर भी नहीं किया है, तो हमने इसको कहाँ कर दिया, बिल्कुल हैश इनक्लूड के नीचे, इट इज द ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीजें समझ में आई कि कैसे छोटा सा फंक्शन, ये जो फंक्शन था इसे हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं। तो आप लोगों को छोटी छोटी चीज समझ आई, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर डिक्लेयर होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शंस में और क्या क्या टाइप हो सकते हैं। फंक्शंस टाइप, फर्स्ट विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, विदाउट पैरामीटर,
विद रिटर्न, ठीक है ना, विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न, विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न। इन 4 कैटेगरीज में हमने अपने फंक्शंस को डिफाइन किया गया, ठीक है ना। कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज नॉट द फिक्स डेटा टाइप, फिक्स टाइप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को हम और भी कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन का टाइप मैंने आपको कल भी बताया था कि फंक्शन का टाइप क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस भी, ये दोनों ही क्या करते हैं, इन्हीं चारों में सस्टेन करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस केवल पहले दो में नहीं होते हैं, विदाउट पैरामीटर में। हेलो, हाँ जी, हेलो, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सभी को समझ में आ रहा है? सर। हाँ बोलो। यस सर। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो जो फंक्शन के टाइप होते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंसेस को हमने 4 कैटेगरी में डाला है, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, विदाउट पैरामीटर, विद रिटर्न, विदाउट विद पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न, ठीक है। तो हम इन चारों के बेस पे प्रोग्राम्स को रन कराते हैं और इन्हीं के बिहाफ पे आपको जो बुक्स है, बुक्स में प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू ही समझाना चाहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे इसको स्किप करूंगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये कॉल बाय वैल्यूज एंड कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। मैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में, या हो सकता है मंडे को, मैं मंडे को अगर लेक्चर लेता हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं मंडे को 10 बजे आपका लेक्चर लूँ और मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोग्राम हेल्प करेंगे आपको किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट को समझने में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पॉइंटर। मैं बार बार, कल मैंने कहा था कि पॉइंटर क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला है, समझाया है, तो मैं इसलिए उस पार्ट को कवर करना चाहता हूँ आज। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर, पॉइंटर पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये क्या करता है? हमेशा वेरिएबल का क्या देता है? एड्रेस देता है। कैसे देता है ये प्रोग्राम से समझ में आएगा। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो यूनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, एक एस्ट्रिक और एक एम्परसेंड, ठीक है। हैश हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। main मेन इंट एस्ट्रिक p, ठीक है, एस्ट्रिक p, कॉमा b सेमीकोलन, b इक्वल टू 40, ठीक है, एंड p इक्वल टू एम्परसेंड 40, ठीक है, b। यही था प्रोग्राम। printf परसेंट d कॉमा p, ठीक है, सेमीकोलन। सिक्स फोर डबल टू वन सिक्स एट, 6422168
168। वी आया, ये क्या है, एक सेकेंड, परसेंट वी। ओके, दैट शोइंग द एड्रेस ऑफ द पी नॉट द पॉइंटर, तो पॉइंटर को हमने यूज करना था। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n%। 6422 एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पी। दैट इज द फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना, दैट इज द फिजिकल एड्रेस 0061FFE9C, इट इज द फिजिकल एड्रेस, ठीक है। यू क्यों नहीं आ रहा, यू करते हैं तो मैं एक्चुअली क्या चेक कर रहा हूँ कि पहले जो कंपाइलर होते थे उसमें यू एंड वी का यूज होता था, ठीक है, समझ गए। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने कल आपको दो और चीजें बताई थी, एक वी, परसेंट वी एंड कॉमा परसेंट यू, ये दोनों हम वैल्यू और है ना एड्रेस के लिए यूज करते थे। तो अब कंपाइलर्स ने शायद पी का, जैसा भी मैंने यूज किया कल ही मैंने देखा था कि अब पी का यूज होने लगा है, तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग अब बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, टर्बो सी में नहीं है, टर्बो सी में वी और यू का ही यूज आज भी होता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम की बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि अगर परसेंट डी है, एस्ट्रिक पी है, तो ये क्या कर रहा है, एस्ट्रिक पी पॉइंटर, ये क्या कर रहा है, पॉइंटर हमने बना लिया है, पॉइंटर की बात क्या कर रहा है, 40 बी के अंदर है। अगर हम ये हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, चलो पी इक्वल टू बी, इनवैलिड कन्वर्सेशन फ्रॉम इन टू इंट, जबकि हम प्रोग्राम्स के अंदर क्या बनाते थे, ए इक्वल टू सी लिख देते थे, बी इक्वल टू ए लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेरेशन है और पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस को लोकेट करा सकते हैं। दैट इज द वे कि अगर आपके सामने ऐसी कोई बात आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए कि आपने पॉइंटर ले लिया उसमें वेरिएबल, तो देयर इज बी जनरेटेड एन एरर, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल है और उसके अंदर आपने किसी वैल्यू को असाइन करना है, तो आपको उसको m% के साथ क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। देखिए कोई एरर नहीं, मैं फिर से रन करता हूं, इस एंड को हटा देता हूं, p इक्वल टू बी, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो p की वैल्यू भी 40 होनी चाहिए, लेकिन क्या p की वैल्यू b ले रहा है, नहीं ले रहा, ये डिक्लेरेशन ही नहीं मान रहा है उसको, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, और ये तब तक सही नहीं होगा जब तक इसके आगे हम क्या नहीं लगाएंगे, m% नहीं लगाएंगे, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, और मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ आप लोगों की, आप लोग कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए।